बता दें, लालू परिवार और कांग्रेस पर हमला बोला गया है। सीएम नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर फिर से हमला बोला और कहा कि पहले खुद सीएम बने, फिर पत्नी को बनाया, 9 बच्चा पैदा किए, फिर उसे भी राजनीति में लेकर आए। लालू परिवार और कांग्रेस पर जमकर बरसे आज नीतीश कुमार, जिसमें उन्होंने लालू परिवार पर हमला बोला और साथ ही साथ एक बार फिर से परिवारवाद को लेकर निशाना साधा है। जो आज बहुत अपना प्रचार करते रहते हैं, तो क्या करते हैं? कोई काम है? हम ही बनवा दिए थे शुरू में, लेकिन बाद में हम देखा कि सब गड़बड़ कर रहे हैं, तो हमने तो छोड़ दिया, अलग हो गए थे। और आप समझिए, अपने हट गए, हटे 7 महीना में, और उसके बाद बीबी को बनवा दिए। अरे तब बना था लोग परिवार के लिए, यानी अपने हटे तब पत्नी को बनवा दिया, अब बाद में 9 बाल बच्चा पैदा किया, तब बेटी को बनाया, बेटा को बनाया, सब कुछ कहे, कोई मतलब है? आप जरा बताइए। हम लोगों को देखे हैं आज तक? हम लोग कोई परिवार को करते हैं? हम लोग तो पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं, और ये लोग अपने परिवार के चलते काम करते हैं। बिहार की जिन हाई प्रोफाइल सीटों पर इस बार सबकी नजर है, उनमें से एक है छपरा सीट, जहां एक तरफ राजू प्रताप रूडी हैं, दूसरी तरफ लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य है। दोनों इस सीट पर जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता दोनों को लेकर क्या सोचती है, जनता का मूड क्या है, और जानने की कोशिश की संजय कुमार ने। बिहार में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और छपरा लोकसभा सीट की बात कर लें तो 2 दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। एक तरफ भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी हैं, तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य। सवाल यही है कि जनता किसे चुनेगी और जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है। हमारे साथ छपरा लोकसभा सीट के मतदाता हैं और हम उनका मन टटोलने के लिए पहुंचे हुए हैं, उनकी मन स्थिति भांपने के लिए पहुंचे हुए हैं कि आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है। एक तरफ जो राजीव प्रताप रूडी हैं, तो दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य। आधी आबादी की भी अच्छी खासी यहाँ पर भागीदारी है। शुरुआत हम आधी आबादी से ही कर लेते हैं कि कितना फायदा पहुंचा है छपरा में बतौर सांसद राजीव प्रताप रूडी से। कितना काम हुआ है छपरा में? बहुत सारा काम हुआ है। आप लोगों को क्या फायदा लगा है छपरा में? किस तरह का? हम लोग महिला को आगे बढ़ने के लिए मिला, हम लोग उनके बदौलत आगे बढ़े, इसलिए बहुत अच्छा लगा। क्या उज्ज्वला योजना, हर घर गैस वगैरह का फायदा हुआ जी? कितने घरों में लगा आपके गांव में? लमसम पूरे ही घर में लग चुकी है। तो इसका फायदा आप लोग उठा रही हैं? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? नागवंती देवी। हम आते हैं फिर महिला जो वोटर्स हैं उनके पास। आप बताइए, राजीव प्रताप रूडी की क्या उपलब्धि रही पिछले 5 सालों में? आपको बहुत देरी टाइम देना पड़ेगा। आपका पूरा उपलब्धि अगर जुड़ाना होगा तो पूरे बिहार में जो कभी जितना योजना होता था जंगल राज के समय, उससे अकेला छपरा जिला में 36,000 करोड़ रुपया की योजना छपरा जिला में काम चल रहा है, जिसमें सबसे जो प्रधानमंत्री का महत्वाकांक्षी योजना जो सिटी गैस कनेक्शन जो शहर में उपलब्ध होता है, ये छपराना ग्रीन बुक में नाम लिखाने जा रहा है। जो 3.5 लाख घरों में गैस पाइप का कलेक्शन चालू हो चुका है, कोई सपना नहीं है। अभी तक लालू यादव जी ने बिहार को खाली मुगब्बा देकर डरा कर गरीबों को की होगा, लेकिन जो काम नरेंद्र मोदी जी और राजीव प्रताप रूडी जी ने छपरा में किया है, ग्रीन बुक में किया है, और हम लोग का गर्व है कि हमारा एमपी धरती पर भी रहता है, हवा भी रहता है। राजीव मनमोहन राजीव जी ने बताया। आप थोड़ा बताइए रोहिणी आचार्य के बारे में। ये भी पहली दफा चुनाव लड़ रही हैं, यूथ हैं, आप भी युवा हैं। रोहिणी आचार्य को लेकर क्या सोच रहे हैं? रोहिणी आचार्य को तो मैं जानता भी नहीं हूँ। अच्छा। इस बार इलेक्शन में, इससे पहले उनके सुनने में आया था कि वो अपने पिताजी को किडनी डोनेट की है, उस समय उनका नाम चला। दूसरी बार, पहली बार इस बार लोकसभा सारण से लोकसभा लड़ रही हैं, तो उनको देखने का मौका मिला है। इसके अलावा तो उनके बारे में कुछ जानते नहीं है। वो तो सिंगापुर रहती हैं, लेकिन तमाम तरह के दावे भी कर रही हैं। दावा करना तो भैया, वो तो इलेक्शन में कोई भी कैंडिडेट खड़ा है तो वो तो दावा करेगा ही। उनके पिताजी ने कुछ कर पाया जब सत्ता में रह के, तो वो क्या करेंगे? तो आपकी नजर में कौन है होगा यहाँ पर? किस तरीके से वोट मिलेगा? हमारे काम के आधार पर मिलेगा? जी बिल्कुल, काम के आधार पर मिलेगा। सोनपुर में तमाम सारे कामें हैं जो राजीव प्रताप रूडी ने कराया। नमामि गंगे घाट, आपका जिला वैशाली है, सामने के जाके घाट देख सकते हैं, और हमारे सोनपुर घाट उस साइड से देख सकते हैं। क्या सौदीकरण है देख सकते हैं, हर जगह घाट बना। हमारे घरों में उज्ज्वला गैस योजना तो प्रधानमंत्री ने दिया ही, हमारे सांसद राजीव प्रताप रूडी जी ने हर घर नल जल योजना दिया, पाइपलाइन से गैस पहुंचा है हर घर में, आप देख सकते हैं। आयुष्मान कार्ड बना। अब खुद अपना निजी गाड़ी रख करके गांव-गांव घूम के
घुमवा करके गाड़ी निःशुल्क कार्ड बनवा के आयुष्मान कार्ड लोगों को दिया। क्या नाम आपका? राहुल कुमार सिंह। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए, आपकी नजर में बताइए, आप ही बता दीजिए भाई, आप ही बता दीजिए। आपकी नजर में दो नेता हैं, एक तरफ ऋतु रोहिणी आचार्य हैं और दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूढ़ी है। आपकी नजर में काम करने वाला नेता कौन लगता है? राजीव प्रताप रूढ़ी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पूरे सोनपुर में, सोनपुर छोड़िए पूरे सारण में, ठीक है, जो भी काम आप देखिएगा ना वो उन्हीं के बदौलत हुआ है। जैसे इससे पहले हम लोग, इससे पहले भी थे, अभी भी हैं, इससे पहले कुछ काम नहीं दिखता था, लेकिन अभी जहाँ देखिएगा वहाँ आपको काम मिलेगा। नमामि गंगे घाट हो ही गया, ड्रेनेज सिस्टम हो ही गया, आयुष्मान कार्ड हो गया, उज्ज्वला गैस हो गया, ऐसा बहुत सारा प्रोग्राम है जो अभी चल रहा है, अब कुछ काम हो चुका है। नहीं, अगर आप ये दावा कर रहे हैं तो राजीव प्रताप रूढ़ी लूज भी किए हैं इस सीट को, ऐसा नहीं है कि लगातार उनकी जीत होती रही है। नहीं, लूज किए हैं वो बात यहाँ नहीं है, यहाँ ये बात है कि वो काम क्या किए हैं। अगर काम किए हैं तो वोट हम उन्हीं को जाएगा, और जो काम करेगा उसको वोट तो जाएगा ही जाएगा। अगर कोई बाहर से आ जाता है कि हम उम्मीदवार हैं, बाहर से कैसे? छपरा लालू प्रसाद यादव की कर्मभूमि भी रही है, ऐसा नहीं है। लालू प्रसाद यादव की न रही है, रोहिणी आचार्य की तो नहीं रही है। तो हमारे कैंडिडेट जो काम करेंगे उनको वोट जाएगा, जो काम नहीं करेंगे उनको वोट नहीं जाएगा। तो मौका ही नहीं देंगे तो कैसे आकलन कर पाएंगे? मौका रोहिणी आचार्य को देंगे तभी तो आकलन कर पाएंगे। अगर मेरा सांसद अगर काम कर रहा है तो दूसरे को मौका क्यों देना? क्षेत्र के वोटर्स हैं, उनकी बात मान लें तो केंद्र प्रायोजित जो परियोजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने में राजीव प्रताप रूढ़ी जो है वो काफी सफल हुए हैं और कई काम जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर लड़ाई कांटे की है। पहली दफा रोहिणी आचार्य जो है वो राजनीतिक जीवन में प्रवेश कर सीधे तौर पर चुनावी मैदान में आ गई हैं। दूसरी तरफ उनका मुकाबला निश्चित तौर पर एक दिग्गज नेता से है जो कई बार छपरा लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। देखना होगा चुनाव में जनता जो है किस कदर अपनी जो मन स्थिति है उसको मतों के रूप में तब्दील करती है। लेकिन फिलहाल लड़ाई कांटे की है, रोचक है, मजेदार है और निश्चित तौर पर जो चुनाव परिणाम आएगा उसमें देखना होगा कि बाजी किसके हाथ लगती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, सोनपुर, सारण। और सासाराम में वोटिंग भले ही आखिरी चरण में है, लेकिन यहां का सियासी पारा भी काफी हाई है। बीजेपी ने इस सीट से पूर्व सांसद मुनीलाल के बेटे शिवेश राम को मैदान में उतारा है, तो इंडी गठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने मनोज कुमार को टिकट दिया है, जहां दोनों जीत के लिए भरपूर जोर आजमाइश भी कर रहे हैं। लेकिन क्या जनता के मुद्दे क्या हैं, वो क्या सोचते हैं, किन मुद्दों पर वोट करेंगे, ये जानने की कोशिश की है हमारे संवाददाता अजीत कुमार ने। सासाराम लोकसभा क्षेत्र में भी राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी बढ़ गई है। जब से भाजपा और कांग्रेस के द्वारा उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं, उसके बाद चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। मैं अभी हूँ सासाराम के 56वां सब्जी मंडी में। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि क्या मुद्दा है और किन मुद्दों पर यहाँ पर मतदान होगा। जी बताइए, क्या मुद्दा है इस बार सासाराम लोकसभा क्षेत्र? देखिए, मुद्दा ये है कि यहाँ से जो भी प्रत्याशी हो वैसा प्रत्याशी को चुनना है जो सासाराम की समस्या है संसद में एकदम बिना डरे आवाज़ को उठा सके। यहाँ जो सासाराम में शेरशाह का मकबरा है, दूसरे ताजमहल के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे पूरे देश का छोड़िए, बिहार के लोग ही पूरे लोग इसको नहीं जानते हैं। यहाँ इस तरीक़ा से सुविधा होनी चाहिए तो पूरे देश का, विदेश से भी लोग यहाँ घूमने के लिए आए टूरिस्ट के तौर पे, मतलब पर्यटन के रूप में यहाँ इसका विकास हो और यहाँ साफ सफाई का व्यवस्था हो। दूसरा चीज़ कि यहाँ रोजगार का सबसे बड़ा जो समस्या है, सबसे बड़ा रोजगार का समस्या है, यहाँ का युवा दूसरे राज्यों में काम करने जाता है अपना घर परिवार सभी को छोड़कर, और वहाँ क्या मिलता है सिवाय उसको गाली सुनने को मिलता है। रोजगार भी एक समस्या। रोजगार तो सबसे बड़ा समस्या है, क्योंकि हम अपना घर परिवार छोड़कर कहीं जीने के लिए, कमाने खाने के लिए जाएं और उसके बदले में हमको गाली सुनना पड़े। हम अपना पेट यहाँ पे जन्म तो लिए हैं लेकिन यहाँ पे अपना पेट को भी नहीं पाल सकते हैं। क्या नाम है आपका? रवि देवा मेरा नाम हुआ। रवि है, इनका कहना है कि सासाराम में उनकी जन्म तो हुआ है लेकिन पेट पालने के लिए दूसरे प्रांतों में जाना पड़ता है। और भी लोग हैं, क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में सासाराम? सर यही है हम लोग का कि इससे पहले पूर्व में जो एमपी थे यहाँ कुछ काम किए, अभी तो चेंज होकर आए हैं। तो पहले इनके पिताजी सर्वेश्वर राम का जो पहले भी एमपी थे यहाँ से, मुनीलाल जी, तो उनके रीजन में कुछ काम हुआ है और ये भी सोच इसे इलाका में काम हुआ है। अब इनको देखते हैं। अब क्या चाहते हैं?
ऐसे हम लोग का शेरशाह रोजा पर्यटक स्थल है, इसके इर्द गिर्द भी बहुत सा गंदगी है। इसके बगल में हम लोग का कुशवाहा सब्जी बाजार है, जो यहाँ भी बहुत सा कमियां हैं, जो किसानों के लिए कुछ सुविधा हो, यहाँ जो सब्जी बच जाती है उसके रख रखाव के लिए सरकार के द्वारा कुछ अगर यहाँ व्यवस्था, मतलब सब्जी रखने के लिए जो कोल्ड स्टोर वगैरह होता है, शीतगृह होता है, उसकी व्यवस्था होती है जी। इसलिए कि हम लोग की जो भी सब्जियां बच जाती है वो फेंका जाती है, सड़ जाती है, गल जाती है। तो सरकार से ये अपेक्षा है कि अगर जो भी अभी सांसद यहाँ से चुने जाएं, थोड़ा हम लोग के किसान एरिया पर भी थोड़ा ध्यान दे कि हम लोग का सब्जी बचे, जो रखे जाए अच्छे से। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह पड़ेगा। ये जितेंद्र सिंह है। तो कई मुद्दे हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा किसानी का है, खेती का है। कि खेती पर ज़्यादा ध्यान है कि अगर किसानों का जो मुद्दा है उसका बेहतर समाधान हो, और सभी चाहते हैं, जो भी मतदाता है चाहे वो किसी वर्ग के हो, उनका कहना है कि स्थानीय समस्या जो है उसका समाधान हो, और स्थानीय ही इस बार चुनावी मुद्दा भी है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस। गांधी अमेठी को छोड़े हैं, अमेठी को धोखा दिया है। वायनाड और रायबरेली में से किसी को धोखा देने जा रहे हैं, तो जिसकी नीयत ही धोखे की है, जिसकी फाउंडेशन ही धोखे पे डाली जा रही है, मैं नहीं समझता कि वो कभी सफल होंगे और रायबरेली में कमल खिलेगा। एकदम क्लियर है, कहीं कोई शंका या संदेह की गुंजाइश नहीं है। हार का डर राहुल गांधी को 2019 में अमेठी से वायनाड तक ले गया, और 2024 में हार के डर ने राहुल को रायबरेली पहुंचा दिया। उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं, और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। रायबरेली अब तक कांग्रेस का किला रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी 5,34,918 वोटों से जीती। बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को 3,67,740 वोट मिले। 2014 लोकसभा चुनाव में भी सोनिया गांधी 5,26,434 वोटों से विजयी रहीं। बीजेपी के उम्मीदवार अजय अग्रवाल को 1,73,721 वोट मिले। राहुल गांधी का जिम्मेदारी है, उनके परिवार ने यहाँ से बहुत सेवा किया, यहाँ लोगों के साथ उनका परिवार रिश्ता है, ये राजनीति का रिश्ता नहीं है। इसीलिए जिम्मेदारी उठाने के लिए आज रायबरेली से राहुल गांधी जी चुनाव लड़ने वाले हैं। 2014 और 2019 दोनों चुनावों का आंकड़ा कहता है कि बीजेपी रायबरेली में बढ़ी, हालांकि जीत तक नहीं पहुंची। अब सवाल है कि अब की बार क्या होगा? क्या राहुल गांधी के लिए रायबरेली पहले की तरह सुरक्षित और जीत की गारंटी है, या खेला हो सकता है? रायबरेली का चुनावी इतिहास कहता है कि फैसले के पहले मुकम्मल कुछ भी नहीं। आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस रायबरेली सीट पर कुल 16 बार जीत हासिल कर चुकी है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस रायबरेली से 3 बार हार भी चुकी है। सबसे पहले इंदिरा गांधी को 1977 के आम चुनाव में भारतीय लोक दल के राज नारायण ने मात दी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अशोक सिंह को 2 बार 1996 और 1998 में विजयश्री मिली। हालांकि इन दोनों चुनावों में गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं, बल्कि गांधी परिवार का करीबी ही उम्मीदवार था। लेकिन हार तो हार होती है, बोर्ड का कैप्टन शिप बदल ले तो सवाल तो उठेगा ही। अमेठी छोड़ रायबरेली का चुनाव राहुल गांधी के लिए जीत का ज्यादा भरोसा वाला हो सकता है, लेकिन जनता के बीच जो संदेश गया है उसका क्या होगा? हार के खौफ में अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने का बीजेपी जो आरोप लगा रही है, उसका क्या? सवाल तो ये भी है कि 1980 में जब इंदिरा गांधी रायबरेली और मेंढक दोनों जगहों से चुनाव लड़ी और जीती, तो उन्होंने रायबरेली को छोड़कर मेंढक सीट को अपनाया।
क्या रायबरेली सीट पर राहुल की जीत होती है तो राहुल वायनाड को अपनाएंगे, रायबरेली को छोड़ देंगे? इन सवालों का जवाब 4 जून के बाद मिलेगा। लेकिन फिलहाल मैदान पर जो दिख रहा है वो ये कि रायबरेली में भी अब की बार कांटे का मुकाबला होने वाला है। कांग्रेस की लास्ट टाइम नामांकन करने की रणनीति रायबरेली के रण में हिट होगी या फ्लॉप, फैसला 20 मई को ईवीएम में लॉक हो जाएगा। के हर संसाधन की खुली लूट चल रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी हुंकार है। अररिया में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का अब अंतिम दौर है। यहां बीजेपी से प्रदीप सिंह और आरजेडी से शाहनवाज आलम उम्मीदवार हैं। बीजेपी उम्मीदवार के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के साथ कई स्टार प्रचारक सभा कर चुके हैं और आरजेडी के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सभा कर रहे हैं। साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार शत्रुघ्न कुमार भी प्रचार कर रहे हैं और उनकी इस चुनाव में अहम भूमिका मानी जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सतीश कुमार मिश्रा। तीसरे चरण का चुनाव प्रचार अब अंतिम दौर में आ गया है। ऐसे में अररिया लोकसभा सीट पर बीजेपी और आरजेडी के बीच सीधी टक्कर नजर आ रही है। वहीं आरजेडी के बागी और निर्दलीय उम्मीदवार शत्रुघ्न कुमार सुमन भी चुनावी मैदान में हैं और लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि इस अररिया के लोकसभा चुनाव की इस अग्नि परीक्षा में बीजेपी या आरजेडी सफल हो पाती है या तीसरे उम्मीदवार के रूप में निर्दलीय प्रत्याशी शत्रुघ्न कुमार सुमन बीजेपी और आरजेडी के बीच जीत और हार का फासला तय कर पाते हैं। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। यदि आप युवा हैं और विपक्ष पर करारा प्रहार है। भारत माता के जब तक मोदी जिंदा है तुम संविधान को हाथ नहीं लगा पाओगे। झारखंड दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाईबासा में जनसभा की और मंच से इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने झारखंड और बीजेपी के अनोखे रिश्ते का जिक्र करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने आदिवासियों की उपेक्षा की। ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, कांग्रेस को आदिवासी इतिहास का सम्मान पसंद नहीं है। वो आप जनजातीय समाज के लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। पीएम के निशाने पर जेएमएम भी रही। शराब घोटाला, अवैध खनन और जमीन घोटाले जैसे मुद्दे को उठाकर प्रधानमंत्री ने आक्रामक तरीके से प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लिया। जेएमएम और कांग्रेस इसे अपनी जागीर समझते हैं, तभी तो झारखंड के हर संसाधन की खुली लूट चल रही है। इन दिनों देश की सियासत में संविधान और आरक्षण का मुद्दा गर्म है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने चाईबासा की धरती से 2 टूक कहा है कि जब तक मोदी जिंदा है कोई संविधान को हाथ नहीं लगा सकता। आरक्षण को लेकर भी विपक्ष पर प्रधानमंत्री ने वार किया। आपको जो रिजर्वेशन मिला है, आरक्षण मिला है, उसमें वो लूट करके मुसलमानों को धर्म के आधार पर डाका डाल के उनको देना चाहते हैं। जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, तुम संविधान को हाथ नहीं लगा पाओगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे ने रांची से लेकर दिल्ली तक की सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। पीएम ताबड़तोड़ जनसभा और रैली के जरिए विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं और एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। हालांकि पीएम के दौरे का चुनावी नतीजों पर कितना असर पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
युवा से मेरा एक ही मैसेज है, डरो मत, किसी चीज से डरो मत। अरे डरो मत, भागो मत। आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। 2024 लोकसभा चुनाव के सबसे बड़े सस्पेंस पे से पर्दा हटा तो मंच पर दिखा पूरा गांधी परिवार। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। सासाराम में 7वें चरण में वोटिंग होनी है, जिसको लेकर अभी से तैयारी चल रही है। जिला प्रशासन वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस जागरूकता कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।